नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोग तकरीबन 17 क्लास को कंप्लीट कर चुके थे। आज आपका 18वें नंबर का क्लास है, जिसमें आज हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि 17वें नंबर के क्लास में हम लोग गिर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया हुआ था। आज आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, ये आपका टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग पेपर और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको परीक्षा के टाइम रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना अर्थात पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार बन जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, यानी इसका पहले का नाम क्या था। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करके चलना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पूर्व नाम था वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना के बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको नोट डाउन करके बिल्कुल रखना है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 3 की बात करें तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में के रामनगर के आसपास स्थित है। तो यहां से भी आपकी स्थिति के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भी चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है। यहां पर दोस्तों हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो सब बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके आपको रखनी है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में नंबर 4 पर बात करें तो इसकी स्थापना जो है मुख्यतः लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए किया गया था। यह भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, जिसमें आज भी बाघों की आबादी बहुत अधिक है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आपको बाघों की आबादी भी बहुत अधिक देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये बंगाल बाघ की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। इससे ज्यादा ना तो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और ना तो आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल ही किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम लोग बात करें नंबर 2 पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जहां से आपके हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में हम लोग नंबर 1 पर बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी के जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यानी कि दोस्तों, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, तो आपको चीजें यहां पर नोट डाउन करके रखनी है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि जो दोस्तों ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर बाघ एवं बारहसिंघा पाए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया। यानी कि दोस्तों, आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में कब लाया गया था। तो 1987 आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, यहां से आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यह भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाता है। तो यह भी आपको उत्तर में सही करना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक शब्द देखने को मिला प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि ये क्या होता है, ये चीजें आपको बिल्कुल समझ के चलनी है। इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से बात करें, हालांकि इन सब चीजों को मैं आपको बाद में भी बता सकता था, लेकिन अगर यहां पर आप देख रहे हैं इस शब्द को, अगर इसके बारे में यहां पर आप देख लेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो भारत में जो लुप्त प्राय बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक वन्यजीव संरक्षण आंदोलन है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन 1973 में किया गया। यानी कि दोस्तों, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये एक वन्य जीव संरक्षण आंदोलन है, जिसे प्रायः जो है लुप्त प्राय बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही कर देना है कि इसकी शुरुआत जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज की जो वीडियो थी वो काफी छोटी थी, लेकिन यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन मिले होंगे, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हमने आज की इस पीपीटी में शामिल किया है ये सब आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और चैनल पर यदि नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।